मूव अहेड की। नाउ यहाँ पर अगर हम फॉर ए बॉल निकालें, सो दैट इज कि वेव लेंथ फॉर ए बॉल ऑफ 100 ग्राम की बॉल है, तो उसमें उसका कितना वेव लेंथ होगा? ऑफ 100 ग्राम बॉल। अगर बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वेलोसिटी इसके ले लो 10 मीटर पर सेकंड, तो लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा का क्या फार्मूला बताया डी ब्रॉगली ने? वो पेज नंबर दिया है 46 में दिया हुआ है। क्या फार्मूला बताया? h बाई एम वी। एम वी भी बोल सकते हैं, या एम वी को क्या मोमेंटम कहते हैं? p, वो भी बोल सकते हैं। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और डिवाइडेड बाई मास कितना होगा बॉल का? 0.1, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 1 आएगा क्या? अच्छा, -34 मीटर हो गया, इसका ये लेमडा हो गया। अब इस लेमडा के बारे में सोचो कि ये लेमडा किस कैटेगरी का है। -34 मीटर आया है, तो लेमडा ऑफ बॉल आ गया कि क्योंकि उसका मास ज़्यादा था, नीचे की चीज़ बढ़ती गई तो ऊपर की चीज़ छोटी होती गई। सो लेमडा ऑफ बॉल आया था 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। जरा ये देखो, ये वेवलेंथ किसकी है? ये ग्रीन की है क्या? और उससे छोटी वेवलेंथ किसकी है? बोलो। और इससे भी छोटी 10 टू द पावर -34 समझ सकती हो? जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था तो वो 10 टू द पावर -12 के ऑर्डर की थी, और ये 10 टू द पावर -9 के ऑर्डर की थी वेवलेंथ। और अब कौन सी वेव आई है? क्या -34 मीटर? डेसिमल के आगे पहले 34 जीरो लगाओ तब। तो क्या ये वेव ऐसी होगी कि उसकी वेवलेंथ और छोटी होगी, वो बनने से पहले ही बिगड़ जाए? बोलो, क्या ऐसी वेवलेंथ को हमारी सेंसस परसीव कर पाएंगी? हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। वो वेव इतनी कॉम्पैक्ट हो गई कि बिल्कुल सीधी हो गई, जैसे स्प्रिंग हो और उसको दबा दो बिल्कुल, तो फिर वो स्प्रिंग नहीं रह जाती है, उसके ऊपर आदमी चल भी ले। बोलो, जैसे स्लिंगती होती है ना, दबा दो बिल्कुल तेजी से, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गई है। अब ये ऐसा ही होता है, जैसे आप जानती हो अल्ट्रासाउंड कितना है? अल्ट्रासाउंड कितना होता है बताओ? 20,000 से ऊपर होता है। एक होता है इंफ्रासोनिक, जो कि हाथी लोग पैदा करते हैं 5 हर्ट्ज, और एक होता है सोनिक, और एक क्या होता है? अल्ट्रासोनिक होता है कि नहीं? खैर ये तो साउंड के केस में तो सोनिक लगा रहे हैं। इंफ्रा का मतलब है इट इज़, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज। और ये क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। और ये कितनी होती है इसकी फ्रीक्वेंसी? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ये श्रव्य तरंग है जिन्हें हम सुन सकते हैं, इट कैन बी लिसन, बट ये भी नहीं सुनी जा सकती, ये भी नहीं। इंफ्रासोनिक हाथी लोग पैदा करते हैं, और अल्ट्रासोनिक डॉल्फिन पैदा करती हैं। अब जरा देखो, अल्ट्रासाउंड जब हम कराने जाते हैं तो जो मदर्स के वॉम्ब में एक बच्चा पल रहा होता है, तो दैट बेबी, ये जो बेबी है, इसके ऊपर बिल्कुल अल्ट्रासाउंड डाली जाती है। बोलो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो क्या लेमडा कम? साउंड में भी तो यही फार्मूला पड़ा है। बोलो, तो लेमडा कम तो यहाँ से जब टकरा के आएगी तो क्या बिल्कुल ये रे की तरह कार्य करेगी? ऐसी वेव डालो तो वो कहाँ मुड़ जाए, कहाँ आ जाए, कुछ उसका डेफिनेट भरोसा भी होगा क्या?
कहाँ जाएगी कहाँ आएगी, तो इसका तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन इसका तो है। तो अल्ट्रासाउंड डाल के अगर हमारे पेट में, गाल ब्लैडर में कहीं स्टोन हो तो पता लगाया जा सकता है। जो बेबी है उसका शेप पता किया जा सकता है, उसका जेंडर डिसाइड किया जा सकता है, हर चीज़ देखी जा सकती है। बेबी में क्या इरेगुलरिटीज़ है, कुछ कहीं कमी तो नहीं हो रही है ग्रोथ में, वो भी देखा जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड का ये उपयोग है। तो आप समझ गए ना कि ये इसका वेव नेचर अब ये क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, ख़त्म हो गया है, इतना कम्पैक्ट हो गया है कि इसका वेव नियरली इक्वल्स टू 0 कह दिया जाए तो क्या बड़ी बात ना होगी, क्योंकि लेमडा ये तो बहुत कम है, 0 ही तो है। इतना डेसिमल के आगे इतने 0 लगा के कुछ मिले तो क्या मिला। तो ये हमारी आंखें परसीव भी नहीं कर सकती, ना हम इस तक जाते भी हैं। 10 तक ही नहीं जा पाती है जो हमारी प्रिसीजन है, वहाँ तक पहुँचने की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर कार का लोगे तो क्या और कम आएगा, कार तो 1 टन की होती है, और धरती का लोगे तो और कम आएगा क्या। अगर ऐसी बात है तो प्रॉब्लम 2.12 करो। प्रॉब्लम 2.12 क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेव लेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये हमने आपको बता दिया है, देख लो, यही चीज़ तो बताई है। तो इसलिए दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सॉल्व। सो ये ऊपर सॉल्व किया गया है, ये इसकी जो बाल है उसकी यही है वेवलेंथ। अगला सवाल देखिए कि प्रॉब्लम 2.13, the mass of an electron is this, if its kinetic energy is this, calculate its wavelength। इलेक्ट्रॉन का मास दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और काइनेटिक एनर्जी दी है, तो कैसे वेलोसिटी निकल आएगी। और मास भी रख दो, तो वेलोसिटी का हम क्या करेंगे, और वेव लेंथ पूछी है, तो इसका इसे मल्टीप्लाई, नीचे क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। जब हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो उसे फिर पोस्टुलेट की तरह मानना पड़ेगा। तो हम मान के नहीं चलेंगे, हम उसमें ये सब अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो क्यों सत्य है। बात समझ में आई कि नहीं, थोड़ा सा हमें पीछे से चलना पड़ रहा है। तो दिस इज v², ये सब वहाँ काम में आएगा अभी। चलो 0.659 आ गया और 10 टू द पावर 6 आ गया। अगर मैं इसे 65 कहूँ तो ये 10 टू द पावर 4 आ गया, और इसका रूट ले लो तो v आ गया। v की वैल्यू बताओ। ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ गई तो हम क्या करेंगे, डी ब्रोगलीज इक्वेशन क्या है, ये बात आपने ठीक बताई है। तो मास किसका दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और इंटू 8.12 ले लेते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। तो 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 8.12, और यहाँ पर अगर मैं ये 2 भी ऊपर ले जाऊँ तो -36 आ गया। ये किसका आया, मैंने क्या चीज़ छोड़ दी है, और ये +31। अब इसे कैलकुलेट करो तो ये -5 आ जाएगा।
10⁻, कितना आ गया, -5 आ गया। मान लो मैं इसे 896 करूँ तो क्या होगा, क्या फिर ये 4 डिजिट है तो क्या ये नैनोमीटर के कैडर का आ जाएगा? तो ये जो रेंज आई है, ये मुझे बता दो जरा, इंफ्रारेड की तरफ आई है कि अल्ट्रावायलेट की तरफ? बोलो। नैनोमीटर में ही तो विजिबल रेंज होती है, तो ये बताओ ये किसकी तरफ आई है? सोच के बताना, देखना नहीं पीछे। बताइए तो आगे बढ़ें, टाइम ज़्यादा लेती हो। सही बताया, क्योंकि लेमडा कम हुआ तो अल्ट्रावायलेट, क्योंकि हमारा रेंज कितने से होता है, 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। ये क्या होता है, ये ब्लू है और ये क्या है, ये रेड है। और ये क्या है, 750, इस रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ 896 है। तो रेड की वेवलेंथ इतनी है और इसकी वेवलेंथ आ गई, इससे ज़्यादा ही आई है ना, तो यहाँ पड़ी ना। समझ में आई बात कि नहीं? अल्ट्रावायलेट नहीं आई क्योंकि ये इससे ज़्यादा आ गई ना। वेवलेंथ इधर बढ़ती है तो लेमडा इधर बढ़ रहा है, तो एनर्जी तो इधर बढ़ती है ना। ये लेमडा कहाँ गया, इधर आएगा कि नहीं? देखो वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो गिरेगा कहाँ से गिरेगा, कभी इंफ्रारेड भी देता है। आप देख लो बामर स्पेक्ट्रम में या पाशन स्पेक्ट्रम में या ब्रैकेट स्पेक्ट्रम में कौन कहाँ से गिरता है, उसका एनर्जी लेवल क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के साथ कोई फिक्स एनर्जी नहीं है। अब उसकी कैसी वेलोसिटी है, अब ये यहाँ पे इन्होंने उसकी थर्मल वेलोसिटी दी है। इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में ना हो तो सीधा इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, तो ऐसे केस में 10⁻³ ही मीटर पर सेकंड उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। उस स्पीड को क्या कहते हैं, थर्मल स्पीड, ठीक है। और एक ड्रिफ्ट स्पीड भी होती है। ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब क्या है कि अगर आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो वो चलते चलते ऐसे 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 करके आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं। तो उसकी जो नेट स्पीड होती है आगे की तरफ, अगर यहाँ पर आप प्लस लगा दें और ये माइनस लगा दें तो ये 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। ये कौन सी स्पीड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे वो आगे बढ़ता है कि नहीं, नेट स्पीड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो उसे क्या कहते हैं, तो कौन सी 3 स्पीड हुई, और एक और है जो सबसे पहले बताई थी थोड़ी देर पहले, बताओ। थर्मल स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड और ऑर्बिटल भूल गई। ऑर्बिट के चारों तरफ तो बड़ी तेजी से चक्कर लगाता है। और थर्मल स्पीड कितने की होती है और ड्रिफ्ट स्पीड कितने की होती है, बोलो बात सही है। तो ये जो वेवलेंथ है ये किधर पड़ी, बताइए। ये रेड की लेमडा से बड़ी है कि छोटी, तो क्या हुआ, लेमडा बड़ा होगा तो किधर होगा, एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा, कम। तो क्या हुआ बताइए फिर। अब सही है, अब आगे बढ़ो। चलो अब हमारा आंसर आता है प्रॉब्लम 2.14। प्रॉब्लम 2.14 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ। तो फोटोन के बारे में आपने देखा ये एनर्जी पैकेट है। अभी तक किसी ने आपको कभी या पिछली किसी लाइन में बोला कि फोटोन का मास भी होता है, एनर्जी का मास हो सकता है, ऐसा सुना या किसी ने कैलकुलेट कराया। ये कह रहा है अगर एनर्जी है तो उसका मास निकालो डी ब्रॉगली के हिसाब से, तो चलो निकालें। ये फोटोन एनर्जी का मास निकलवा रहा है। So let us find out the mass of this photon
तो फोटॉन की स्पीड क्या होती होगी? लेट अस सी, दैट इज लेमडा क्या होता है? h/mv। तो फोटॉन के बारे में उसकी वेवलेंथ दे रखी है 3.6 एंगस्ट्रॉम है। h कितना होता है? और जरा देखिए इसका मास क्या है, तो मास तो नहीं पता, और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, क्या वो c के बराबर होगी? फोटॉन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट खुद ही EM वेव्स हैं। तो इस तरीके से मास की वैल्यू निकालो इसके। -36 और -8 हो जाएगा, और नीचे क्या क्या आएगा? 3.6 इंटू 3 और इंटू 10 टू द पावर -10। सो अब -10 से 6.626 -10 है तो 2 बन जाएगा, 10 टू द पावर -34, क्योंकि +2 बन जाएगा, +2 से हो गया। इसको वैल्यू बताओ। 0.6 आ गया, इंटू 10 टू द पावर -34, या 6 इंटू 10 टू द पावर -35, इतने kg है। क्या ये इलेक्ट्रॉन से हल्का है या भारी? कितने? 10,000 गुना हल्का है। देख लो वो -31 होता है। सो फोटॉन इज लाइटर देन, फोटॉन इज 10,000 टाइम्स लाइटर देन इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एनर्जी का पैकेट ही तो है। तो इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। अब हम आ जाते हैं वापस आ जाओ। दैट इज बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन तो हाँ, तो गलत दिया है ना, क्योंकि फोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी हो जाएगा, तब तो फिर वो पार्टिकुलेट ही हो जाएगा। वो तो मिस प्रिंट है। आप उसकी ऊपर की लाइन को कैलकुलेट करके देख लो कैलकुलेटर से। अब बाकी तो सब तो हमने वही लिखा है। आप ही तो कैलकुलेट कराया, ये करके देख लो ना, यही सब चीज़ तो दी है। एक भी चीज़ बदली है क्या? देख लो। तो फिर बस आंसर ही मिसप्रिंट है, बाकी वैल्यू सब सही रखी है। सो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? विच नीडेड टू बी प्रूव। इट इज़ हाइपोथेटिकल। ये सिर्फ अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे दिए जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं रहता है जो साइंटिस्ट दे रहा है। कुछ चीज़ें नहीं पता है तो वो विदाउट प्रूफ बस प्रोजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये सब पोस्टुलेट हैं। तो पोस्टुलेट्स पर लोग सवाल खड़े कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, तो लेकिन उसको काटने के लिए फिर लोगों को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जरा चेक करो। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom move around the nucleus in a circular path। तो अब उस समय तो बोहर का मॉडल नहीं आया था, मतलब ये डी ब्रॉगली का। ये 1913 की बात है, और 1924 में डी ब्रॉगली ने अपना फार्मूला दिया।
तो इन्होंने वेवी पाथ नहीं बोला है और ये इनका बोर्ड्स का मॉडल है, लेकिन बाद में जब और चीज़ें पता चलती रहती हैं तो बोर डी ब्रॉगली ने कहा इनकी बात सच है लेकिन मेरे फार्मूले लगा के सच है। तो इन्होंने तो सिंपली कह दिया था सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या होता है, या फिर 9th में आपने इस तरीके से बनाया भी हो तो सिर्फ ऐसे ही तो दिखाया गया था कि वेव दिखाई गई थी। बताओ, बोर मॉडल 3 शेल का जो सर्कुलर दिखाया गया था ऐसे ही उन्होंने बताया। उनको मालूम नहीं था ये कि डिस्क्रीट नेचर क्यों है, तो डी ब्रॉगली ने बताया जहाँ उसकी वेव कंप्लीट होगी वही उसका अगला शेल होगा, ऐसे कहीं भी नहीं हो सकता है। सो इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड रेडियस, तो उसका अपना सर्कुलर पाथ में है और फिक्स्ड रेडियस में घूमेगा। ये इसके जो रेडियस होंगे, कौन कौन से रेडियस होंगे इन्होंने बता दिया है कि रेडियस जो होगा वो 52.9 इंटू 10⁻⁻12 इतना होगा, और साथ में n स्क्वायर। यानी अगर आप R1 निकालना चाहें, पेज नंबर 43 में जरा देखो बी पार्ट, ये सब अभी हम कैलकुलेट करवाएंगे। लिखा है, बताओ 43 का बी पार्ट देखो। इट इज R1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है -12 इंटू 1 स्क्वायर, तो पहला रेडियस कितना हुआ -12, और तो दूसरा सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हुआ 52.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2 स्क्वायर, जहाँ n क्या है, n इज द शेल नंबर, उसकी जो शेल है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ n क्या है, n इज शेल नंबर, या शेल नंबर का दूसरा नाम क्या होता है प्रिंसिपल, क्योंकि यही मुख्यतः डिसाइड करती है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, ये उसके क्वांटम या पैकेटाइजेशन को डिसाइड करती है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैसे तो सेल के अंदर सब सेल भी होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या मतलब है कि यही तो मेनली किस चीज़ को डिसाइड करती है कि उसकी एनर्जी क्या है। अलग अलग सेल में अलग अलग एनर्जी होती है। एम आई ऑडिबल? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो सेकंड सेल का रेडियस हो गया वो क्या पहले से 4 गुना बड़ा होगा? तो 10⁻⁻12 इंटू 4 टाइम्स, और तीसरा 9 गुना बड़ा होगा क्या? आप देख लीजिए इंटू 3 स्क्वायर। तो हम सिंपली ऐसे बना देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि ये है, हमें मालूम नहीं रहता, और चौथा 16 गुना बड़ा होगा, तो हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ये अगर न्यूक्लियस है तो पहला बनाया और 4 गुना दूरी पे दूसरा बनाएं, लेकिन हम तो कभी ऐसा नहीं सोचते। 1 गुना और ये उसका 4 टाइम्स है, और उसके बाद कितने पे बनाना चाहिए 1 के 9 टाइम्स में, जितना भी 9 होता हो, और फिर 1 के 16 टाइम पे। तो अब ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 हुआ, ऐसे। सो R1 is to R2 is to R3 is to R4, it is equals to 1 is to 4 is to 9 is to 16, ऐसे होता है। तो क्या बताया, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस, इसका रेडियस फिक्स्ड है। अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है, इसका लैम्डा फिक्स्ड है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। क्या सारी चीज़ वहाँ पैकेट में मिल रही हैं? आप ऐसी दुकान में पहुँच गई हैं? बोलो। कह रहा ये रेडियस लो, नहीं तो ये रेडियस लो, नहीं तो ये रेडियस लो, या ये रेडियस लो। 250 ग्राम चीनी लो, नहीं तो 500 ग्राम लो, नहीं तो 1 किलो लो। सब चीज़ तो पैकेट में दे रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं इसे क्वांटम फिजिक्स बोलें? हर चीज़ पैकेटाइज है, एनर्जी पैकेट में है। ये एनर्जी मिलेगी नहीं तो ये मिलेगी, नहीं तो ये मिलेगी, ये लैम्डा मिलेगा नहीं तो ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा, ये वेलोसिटी मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी। हर चीज़ तो पैकेट में है।
तो क्यों ना हम इसे क्वांटम फिजिक्स बोले, बताइए। तो इसीलिए इसे क्वांटम फिजिक्स कहा है। एवरीथिंग इनसाइड इट, इट इज नॉट ए रैंडम मैनर एज स्टेटेड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा जहां मर्जी तहां घूमने लग जाए। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उनको ये बात पता नहीं थी कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने फिक्स्ड रेडियस हैं। जैसी वेलोसिटी होती है उसके हिसाब से उनको रेडियस मिलता है, जैसे डिस्टेंस होती है, ये हम ग्रेविटेशन में देख लेंगे। तो ऐसे रैंडमली कहीं कोई भी नहीं घूम सकता है सन के चारों तरफ, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो पहला हमारा रूल क्या कहता है बताओ, कि ये 9th वाला ही है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। क्या एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, एंड फिक्स्ड एनर्जी, हम उसके भी कैलकुलेशन आपको बता देंगे। एनर्जी, रेडियस तो बता दिया ना आपको कि रेडियस का क्या फार्मूला है, R0n², यही है रेडियस का फार्मूला। इन्होंने बता दिया कि जैसे इलेक्ट्रॉन है अच्छा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जरा दूर भगा दो, ये न्यूक्लियस का मतलब इसकी ऑर्बिट से बहुत दूर इन्फिनिटी पे ले जाओ। तो अगर कोई चीज अर्थ से बहुत दूर हो इन्फिनिटी में, तो उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, 0 जूल। वो हिल डुल ना रहा हो, उसको मालूम भी नहीं है कि यहाँ कोई एटम है, मालूम है क्या। अगर इलेक्ट्रॉन को एक ब्रह्मांड में अकेला छोड़ दो यूनिवर्स में, और वो ना हिले ना डुले, तो बताओ उसकी कितनी एनर्जी होगी, क्या होगी कुछ एनर्जी। वो तो किसी भी पोटेंशियल से फ्री है, न तो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि यहाँ पर एक एटम है, तो वो इसकी तरफ आने लगा, तो ये 0 जूल से अब अपनी एनर्जी क्या और रिलीज करेगा, और अब इसकी एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हमारा और आपका रेफरेंस पॉइंट है। हमने मान लिया कि इन्फिनिटी पे 0 है, लेकिन वो तो यहाँ आएगा, जैसे जैसे इनर शेल में जाएगा तो क्या अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, बोलो। यहाँ गिरेगा तो क्या फोटोन नहीं निकालेगा। तो इन्फिनिटी में तो कोई ये नहीं मान सकता कि कोई उसकी 10 जूल है 20 जूल है, वो तो चुपचाप बैठा था, लेकिन पास आने पे फिर भी उसने रिलीज की, तो अब ये निगेटिव एनर्जी हो गई। कितनी हो गई, निगेटिव। अगर मान लो धरती पे कोई एक पत्थर पड़ा है और तुम उसे इन्फिनिटी तक भेज देना चाहते हो, फेंकना, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो धरती पे पत्थर पड़ा है उसकी निगेटिव में एनर्जी है, वो बेचारा बंधा हुआ है, यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, -100 जूल हो या जितने जूल हो, तो उतनी एनर्जी दो, तब जाके वो इन्फिनिटी पे 0 जूल पे स्थापित हो। 100 जूल दो तब 0 पे पहुंचे, बोलो। नहीं तो बंधा रहेगा जिंदगी भर। वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ अपनी 0 जूल एनर्जी से गंवा के यहाँ पहुंचता है, और किसी भी सेल में उसकी जो एनर्जी होगी, जरा ये देखें कि En इट इज इक्वल्स टू -RH और 1/n², ये उसकी एनर्जी। जरा फिर से पेज नंबर 43 पे देखें, लिखा है नीचे। अच्छा, क्या आपने ये बात पढ़ ली थी कि रिडबर्ग कांस्टेंट ने क्या फार्मूला दिया, दैट वाज 1/λ की क्या वैल्यू दी गई है कि 109 और 677, ये तो पर सेंटीमीटर है, और बाकी 1/n1² माइनस 1/n2², ये बात समझ ली थी आपने। अच्छा, ये तो पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, बट हम तो पर मीटर निकालना चाहते थे। तो 109,677 1/n1² माइनस 1/n2², और पर सेंटीमीटर को यहीं लिखा रहने दो, और ऊपर लिखो 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या लिखो, क्या इससे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, और 109,677 हो जाएगा, और 1/n1² माइनस 1/n2², ये पर मीटर हो गया। 1/λ, क्या आप ये सोचती हैं कि E इज इक्वल्स टू hc/λ, ये कहीं पढ़ा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, तो यहाँ तो 1/λ है,
तो 1/λ में अगर मैं h और c का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो यही तो E बन जाए, बताइए। यानी मैं 1/λ इधर भी hc का मल्टीप्लाई करूं और इधर भी hc का मल्टीप्लाई करूं, तो एक इक्वेशन दी गई है तो एक ही तरफ थोड़ी ना करोगी, यहां भी करो यहां भी करो। तो hc और इंटू 109677700 और 1/n1 स्क्वायर और माइनस 1/n2 स्क्वायर और पर मीटर। अच्छा, अब क्या ये E बन चुका है? और राइट हैंड साइड में क्या क्या आया बताओ? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसे लिखो 1.09677। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7 हो गया, और 1/n1 स्क्वायर और माइनस 1/n2 स्क्वायर। जरा आप मुझे इनके जो डिजिट्स हैं उनके कैलकुलेशन बताएं। तो ये 15 अगर हमने कम कर दिया तो 10 टू द पावर -19 हो गया। ये 15 है, इसमें से माइनस कर दिया। 21.801 है, इतना ही छोड़ दो, और इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखो कि क्या इसे वो कहाँ से कहाँ आ रहा है। n1 क्या होता है? जहाँ से जाए, इसको इनिशियल कहते हैं कि नहीं? सो इनिशियल एनर्जी लेवल, और जहाँ जाए उसको क्या कहते हैं? फाइनल एनर्जी लेवल। क्योंकि लैम्डा के बारे में तो ऐसा ही कहा गया था ना कि n2 बड़ा होता है, तो n2 वैसे तो वो नीचे जा रहा था, n2 इज ग्रेटर, n2 उसमें उन्होंने बड़ा बताया। ओके, चलो ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं कि इसको इनिशियल ना लिखो, n1 से बड़ा n2 था, तो फाइनल क्योंकि उसमें नीचे उसमें क्या कर रहा था बताओ? नीचे तो आ ही रहा था, ठीक है। तो कैसे किया था? जस्ट n2 बड़ा था, ये ऊपर जा रहा था, इट वाज गोइंग अपवर्ड, n2 वाज क्या था? n1 + 2, यहां से यहां गिर रहा था कि n2 से n1 गिर रहा था। किस तरीके का उसका ट्रांजिशन था? n2 से n1, यही था कि नहीं? ऊपर से नीचे गिरने पर था। ओके, तो n2 से n1 गिर रहा था, तो n2 हमारा यहाँ क्या हो गया? जहां से गिरे, सो n2 से n1 गिरा, ये इसका फाइनल एनर्जी है। और ये कैसी हुई? क्योंकि n2 से n1 गिर रहा था, जैसे 3 से 2 ये बड़ा हो रहा था कि नहीं? n2 की वैल्यू क्या होती थी? n1 + 1, n1 + 2, ऐसे ही चलती थी कि नहीं? ध्यान दो। अब मान लो कि ये E की वैल्यू है और हम चाहते हैं कि वो 1 पे गिरे, तो 1 स्क्वायर। और कहाँ से गिरे? क्या इन्फिनिटी से गिरे? इन्फिनिटी से 1 पे गिरा, तो ये एनर्जी कितनी हो गई? ये तो अंदर 0 हो गया, सो 2.18 लिख दो, और 10 टू द पावर -18, तो ये 1/1 स्क्वायर और -0, तो कितना हो गया बताइए? इंटू 10 टू द पावर -18 हो गया E। अच्छा, ये अगर उसकी एनर्जी है तो ये इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। ये किसकी एनर्जी है? इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज। ये किसकी एनर्जी बताई गई अगर इन्फिनिटी से 1 पे गिरे? बताओ। एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ, क्योंकि एमिशन हुआ है। इफ इलेक्ट्रॉन falls from infinity to 1 shell, then energy of photon released क्या है?
इट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और क्या इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी का लॉस हुआ होगा और तभी उस इतनी एनर्जी रिलीज हुई? Yes, sir. सो देयर इज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी थी और एट n इज इक्वल टू 1 पर कितनी है एनर्जी? एट इंफिनिटी कितनी थी बताओ? so, एट, 0 joule. तो यहाँ कितनी हो जाएगी? इतना और माइनस करो क्योंकि इतनी तो कम हो गई ना, उतना फोटॉन उसने निकाल लिया, तो बताओ कितनी हो गई? Minus 2.18 into 10⁻⁻18. अच्छा, ये फर्स्ट सेल की एनर्जी हो गई। जरा चेक करो क्या यही लिखी है इवन? उसी में थोड़ा नीचे देखो। अब देखो 2 में जाएगा तो क्या करोगी बताओ? जैसे 1/1 स्क्वायर किया तो क्या वैसे ही 1/2 स्क्वायर नहीं कर दोगी? इन्फिनिटी से 2 पे गिरे, बोलो। इन्फिनिटी से 2 पे गिरेगा ना। सो इफ इलेक्ट्रॉन 2 पे गिरे तो 1/2 स्क्वायर कर दोगी। इफ इट इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 2, यानी n इज इक्वल टू इंफिनिटी से कहाँ गिरा? n इज इक्वल टू 2, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? E2 की। निगेटिव लगा रहा हूं सीधा, मैं इलेक्ट्रॉन की लिख रहा हूं क्योंकि उतना फोटोन निकला तो उतनी एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं? और 1/2 स्क्वायर और -1/∞ स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा? सही बताइए। इज इट करेक्ट? 0.54. वो ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं, चलो बता दिया तो अच्छी बात है। -0.545, क्योंकि वो याद नहीं रखा जा सकता है, बस फर्स्ट सेल की याद रहती है और तो नहीं याद रह पाती जी। 2.180 याद रह पाती है। अच्छा, En क्या होगा? क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं तो बात बन जाएगी? 1/n². तो ये एक हमारे पास फार्मूला हो गया कि nth सेल की एनर्जी निगेटिव में होगी और वो जूल में होगी। बोलो ठीक। तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा था बताओ? वो सेंटेंस अभी अधूरा रह गया है कि ये इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। क्या उसका फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी है? बताइए। Yes, sir. दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट, इनको कक्षाएं कहते हैं। दीज पाथ्स आर कॉल्ड। फिक्स्ड रेडियस का फार्मूला बताओ। Rn का क्या फार्मूला है? n² r0. R0 n स्क्वायर है ना, इनटू है। और En का क्या फार्मूला है? -2.18 into 10⁻⁻18 into 1/m². सही है। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखो बुक का ही पूरा लिख रहा हूँ। स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड स्टेट्स, उनको और भी क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स, जहाँ पर उनका लैम्डा पूरा होता हो, और अलाउड स्टेट्स। ओके, दीज ऑर्बिट्स अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड न्यूक्लियस। इनका एक ही सेंटर है। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली अराउंड न्यूक्लियस। ये बात हो गई। अभी देखो हम लोगों ने इनका पहला पोस्टुलेट पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में आपकी क्लास होगी अब 12:15 बजे 12:15 पे। अब इनका सेकंड पोस्टुलेट पढ़ लेंगे, ठीक? इस क्लास को इतना ही रखिए। ओके।